क्या आपकी सिलाई में भी फिनिशिंग नहीं आती है, सफाई नहीं आती है, काम में बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से आप बाहर के कपड़े नहीं ले पा रहे हो। काम में फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे और काम में फिनिशिंग कैसे आएगी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आप देखते रहो कि मैं सूट को कैसे स्टिच कर रही हूँ, जबकि मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है और मैं किस तरह से काम को करती हूँ, क्यों मैं बार बार इंची टेप को यूज़ करती हूँ, क्यों मैं बार बार को चॉक को यूज़ करती हूँ, क्यों इतनी ड्राफ्टिंग करती हूँ, बार बार रीचेक करती हूँ। आप ये सब चीज़ें नोटिस नहीं करते हो। ये पूरा सूट मैं आपके सामने सिलने वाली हूँ, बस आप ये देखते रहो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, छोटी छोटी चीज़ों पे भी मैं बार बार ड्राफ्ट कर रही हूँ, मेज़र कर रही हूँ। मेरा अंदाजे का काम बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको कि मैं अंदाजे से कोई काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके काम में फ़िनिशिंग क्यों नहीं आ रही है। तो आपके काम में फ़िनिशिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियो देख ली हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो गए हो। जैसे कि कुछ लोग डालते हैं कि एक दिन में हमने 8-10 ब्लाउज सिल लिए, एक दिन में मैंने 16 सूट सिल लिए। इस तरह की वीडियो देखकर आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो विचलित हो जाता है कि मैं सिर्फ़ एक ही क्यों सिल पा रही हूँ, मैं आधा ही क्यों सिल पा रही हूँ। ये सोच के आप बहुत जल्दबाज़ी में काम करते हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप काम बहुत जल्दी कर लोगे। नो डाउट जल्दी कर लोगे, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा काम नहीं करना आता है, तो जल्दीबाजी में क्या होगा, चीज़ें रफ़ की तरह काम होंगी। जैसे रफ़ हम काम करते हैं ना, आपने सुना होगा जब हम पढ़ाई करते थे तो रफ़ कॉपी पे लिखते हैं, कभी फेयर कॉपी पे लिखते हैं। तो रफ़ सोच के ही हम काम करेंगे तो रफ़ ही होगा। अगर आप फेयर सोच के काम करेंगे तो फेयर ही होगा। पर आप क्या हो ना, बहक जाते हो लोगों के काम को देखकर। उन्होंने बहुत सारे सिल लिए, सुबह से उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने टारगेट बनाया कि आज मैं आपको 10 ब्लाउज सिल के दिखाऊंगी। क्यों आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ही दिन में सिले होंगे? चलो सिल भी लिए होंगे तो वो बहुत एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई कर रहे हो, वो घर का कुछ और काम नहीं कर रहे हो, उनके घर में कोई और हेल्प करने वाला हो। आप ये क्यों नहीं सोचते? आप देखो, दुनिया में अगर आप किसी का कंपैरिजन खुद से करोगे, कंपटीशन खुद से करोगे, तो चीज़ें रह जाती हैं, वो चीज़ कभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो सबसे पहले तो ये गलती है जो आप करते हो, दूसरों की वीडियो देख के टेंशन अपने दिमाग में पाल लेते हो कि भाई औरों ने बहुत सारा काम कर लिया, हमने नहीं कर पाया, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। जल्दी तो हो जाएगा लेकिन सब बेकार हो जाएगा। उससे क्या होगा, काम की फिनिशिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार आप जल्दबाजी में सब्ज़ी बनाते हो तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसे मन से, दिल से, प्यार से काफ़ी देर में बनाओगे तो वो चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान से देखो, मैं जो सूट सिल रही हूँ ये आपको मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। लेकिन आप नोटिस कर रहे हो कि मैं कितने निशान लगा रही हूँ, कितनी पिन लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, और मैं आपको ये देखो दिखा भी रही हूँ कि मैं पिन का यूज़ कर रही हूँ, मैं निशान लगा रही हूँ। मैं ना अपने काम को बहुत बारीकी से करती हूँ, चाहे मैं आपको समझाऊँ वीडियो में या ना समझाऊँ। अभी मैंने ये समझाने वाली वीडियो नहीं बनाई है, बस ऐसे ही सामने कैमरा रख लिया है और बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये जल्दबाजी में सूट सिल रही थी क्योंकि मुझे गांव जाना था इसीलिए। लेकिन जल्दबाजी में भी मैं अपने रूल को फॉलो कर रही हूँ कि भाई बारीकी से काम करना है, सोच समझ के करना है। और आप अगर देख भी रहे हो तो अगर मैं जल्दबाजी में कुछ करूँगी तो आप पे भी वही चीज़ें जाएंगी कि इन्होंने बिना इंची टेप के काम किया है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन मैं देखो कितनी बारीकी से काम करती हूँ, और बारीकी से जब आप काम करते हो, थोड़ा सोच के समझ के स्लो प्रोसेस से करते हो, तो चीज़ें अच्छी ही बनती हैं, फिनिशिंग आएगी। जल्दबाजी में कभी किसी चीज़ में फिनिशिंग नहीं आने वाली है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप अपने चेहरे पे जल्दबाजी में मेकअप कर लो और घंटे में करो, उसमें दोनों में अंतर आएगा ही आएगा। जल्दबाजी में अगर मैं मेकअप कर लूँ तो मैं तो बंदर लगूंगी ही लगूंगी। अगर मैं देर से थोड़ा सोच समझ के करूँगी किस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, तो शायद मैं सही लगूंगी। और यहाँ पे देखो, वर्क होता है ना, तो हम भी वर्क को तोड़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जो वर्क वाले सूट ब्लाउज होते हैं उसका आप कैसे सिलते हो? तो जो सुई आपकी मशीन में वही मेरे मशीन में, हमारी सुई भी टूटती है, आपकी सुई भी टूटती है। लेकिन थोड़ा उस पे ध्यान हम ये दे लेते हैं, जो वर्क है उसको हम तोड़ देते हैं कैंची से मार मार के।
अगर उधेड़ेंगे तो सारा वर्क उधड़ जाएगा, तो हम उसे तोड़ना सही समझते हैं। उसका धागा नहीं टूटता है, बस वर्क टूट जाता है। और वर्क हमारा जहाँ पे सुई चलेगी वहाँ से हमें तोड़ देना चाहिए उधेड़ने की बजाय, क्योंकि उधेड़ने से क्या है ना, वो वर्क पूरा ही उधड़ता चला जाता है अगर कट दाने का वर्क है तो। इस सूट में भी थोड़ा सा वर्क था फ्रंट में। यहाँ पे आपने देखा मैंने नेक कैसे बनाया, कैसे कट किया। अभी देखो छोटा सा नेक है, फिर मैं चाहूँ तो ऐसे ही भी फोल्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैंने पिन लगाया सेंटर में ताकि हमारा सेंटर आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से ना, कभी शोल्डर उतर रहा है, कभी नेक में झोल आ रहा है, कभी कहीं झोल आ रहा है, कभी काम में फिनिशिंग नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगी, दूसरों की वीडियो को देख के आप घबराएं ना। जिस दिन आपको परफेक्ट हो जाओगे, काम में फिनिशिंग आ जाएगी, तब स्पीड बढ़ा लेना। अभी स्पीड बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जब भी हम दो कपड़े आपस में जोड़ते हैं तो एक कपड़े को खींचना नहीं है, ना दूसरे को लूज़ छोड़ना है, दोनों इक्वल ही जोड़ने चाहिए। ये मैं बिगनर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ ताकि आपके काम में फिनिशिंग आए। दूसरा, जो धागे हम कट करते हैं ना, आप क्या करते हो, रफली कट कर देते हो कि भाई हम बाद में फिनिशिंग देंगे। नहीं, आपको साथ की साथ एक्स्ट्रा धागे कट करने हैं। जैसे अभी मैंने कट किया ना, इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा धागे कट करने हैं। और आपको ढेर सारी सिलाइयाँ नहीं लगानी है। जैसे मैं अभी सूट में साइड फिटिंग करूँगी, तो सिर्फ लगाओ तो 2 सिलाई लगाओ या 1 सिलाई लगाओ। 2 तो लगा ही दो, वरना कस्टमर को लगेगा कि एक ही सिलाई लगा के छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, रीचेक कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमेशा जब आप फिटिंग करते वक्त नापोगे ना, और जो निशान पहले से लगे हैं वो निशान डिस्टर्ब हो चुके होंगे। मतलब कि अगर आपने 20 का निशान लगाया तो 20.5 हो चुका होगा। इसलिए इन निशानों को रीचेक करना होता है, फिर हम फिटिंग लगाते हैं। अब जैसे इस सूट में मैं प्लेट डाल रही हूँ, तो प्लेट हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि कमर पे अच्छी फिनिशिंग आ सके, अच्छी फिटिंग आ सके। क्योंकि मेरी कमर कम है, चेस्ट और हिप ज़्यादा है, तो इस तरह के जो फिगर होते हैं उसमें हमें प्लेट डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और चेस्ट, अपर चेस्ट में अंतर होता है बहुत ज़्यादा, तो हमें आर्मोल डार्ट और साइड डार्ट भी डालनी पड़ती है। हर डार्ट का एक महत्व है। इंची टेप, चौक, ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई हैं ताकि फिनिशिंग से काम कर सके। आपने नोटिस किया होगा जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने सिलाई के चैनल चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो एक ब्लाउज़ को 2.5, 3 या 4 घंटे में सिलते हैं, सिखाते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे, जो नॉर्मल ब्लॉगर हैं, सिलाई करते हैं, वो आपको एक दिन में 16 ब्लाउज़ सिल के दिखा देंगे, 10 ब्लाउज़ सिल के दिखा देंगे, लेकिन वो उनका कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। काम में फिनिशिंग प्रोफेशनल वाले के ज़्यादा होगी बजाय ढेर सारे सिलने के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो घर में सिल रहे हैं वो ख़राब सिल रहे हैं, या फिर जो इतने बड़े इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं वो ख़राब सिल रहे हैं। फ़र्क इतना है कि इंस्टीट्यूट वालों को बारीकी से काम करना है, फिनिशिंग के साथ करना है, क्योंकि उनसे लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं और वीडियोस जारी हैं, तो वो फिनिशिंग से काम करेंगे, इतने सारे लोगों की नज़रों में आना है। पर जो नॉर्मल घर में सिलाई कर रहे हैं, गांव में तो 100 रुपए में सिलाई करके दे रहे हैं, 150 में दे रहे हैं, 80 रुपए में दे रहे हैं, तो वो इतने घंटों में कैसे सिलेंगे? उन्हें तो जल्दबाजी में ही सिलना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है, ना इतना कोई उन्हें सिलाई का पैसा देने वाला है कि भाई वो पैटर्न कट करें, फिर वो कपड़े पे कट करें। इतना टाइम कहाँ है उनके पास? तो उन किसी से भी आपको कंपटीशन नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि आपको किसकी तरह सीखना है। 250-300 रुपये वाले ब्लाउज सिलने हैं या प्रोफेशनल काम करना है, दोनों में ही सफाई की ज़रूरत होती है। सफाई तो चाहिए ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि आपकी कटिंग सही है तो सिलाई भी सही होगी। अब एक चीज़ और बता देती हूँ काम में फिनिशिंग की। मेरे पास ना बाहर के जो सिलाई जो करते हैं घरों में, उनके कपड़े भी मेरे पास आते हैं ओवरलॉक के लिए। तो उनके कपड़ों में इतना ज़्यादा मार्जिन होता है सूट में, ब्लाउज़ में, जैसे कि वो पूरी ज़िंदगी एक ही कपड़े को पहनेंगे, कभी उन्हें वो कपड़ा छोड़ना ही नहीं है। इतना 5 से 7 इंच का मार्जिन रख देते हैं, तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि इसमें ओवरलॉक कैसे करूँ। वो भी छोटा बड़ा होता है, अनइवन कपड़ा होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, कैंची चलानी पड़ती है। मैं फिर उस मार्जिन को 3 इंच कर देती हूँ, क्योंकि देखने में सही तो लगना चाहिए। ओवरलॉक कर रहे हैं हम, कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5-3 इंच मार्जिन रख लो, बहुत ज़्यादा मार्जिन मत रखो। उस मार्जिन के ऊपर ढेर सारी सिलाइयाँ नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे धागे लटके हुए नहीं होने चाहिए।
एकदम बराबर से पास से कट करो। बस हम जब डाट डालते हैं ना ब्लाउज़ में, बस उसके धागे हम 1.5 से 2 इंच लंबे रखते हैं, अदरवाइज़ सभी धागे हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे काम की फिनिशिंग की वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सूट कैसे सिल रही हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो साइड से जो कट लगाए हैं उसी पे मैं डायरेक्ट फ़ोल्ड कर सकती थी घेरा, लेकिन फिर भी मैंने फ्रंट पार्ट को रख के चेक किया, और जबकि हमारा कट से कट मिलते हुए ही आया है निशान, लेकिन फिर भी मैंने दोनों चीज़ों को रीचेक किया है कि इस तरह से भी कंप्लीट आना चाहिए, उस तरह से भी। अब मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, देखो कितनी बारीकी से। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही काम करें, तभी फिनिशिंग आएगी। मेरी माने तो आप 2-3 महीने काम की फिनिशिंग पे ध्यान दें, ये ना ध्यान ना दें कि भाई ढेर सारा आज ही काम करना है। अभी आप ये समझ लो कि आपको कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है। ये नहीं कि बस आप एग्ज़ाम के लास्ट डे ही पढ़ने जा रहे हो, एग्ज़ाम आने वाला है, बस 2 दिन पढ़ लेते हैं, तो उसमें तो इंसान जल्दबाजी में करेगा ही ना। पहले तो कटिंग में फिनिशिंग लाइए, फिर स्टिचिंग में फिनिशिंग लाइए, बारीकी से चीज़ों को समझिए, सीखिए, और मुझे भी देखिए कि मैं कितनी बारीकी से काम कर रही हूँ। जबकि मैं आपको ये सिखा नहीं रही हूँ सूट सिलना, फिर भी मैं अच्छे से काम कर रही हूँ। देखो कितनी बार मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, हटा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गोलाई करने में प्रॉब्लम आती है, तो देखिए ये सबको प्रॉब्लम आती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप खाली डेली ना बैठें, अगर कपड़ा नहीं है सिलने के लिए तो सीधे आप पेपर लेके बैठ जाओ, और डायरेक्ट आपको सीखनी है आर्मोल की गोलाई, बाजू की गोलाई। गोलाई करना तो सीखते रहो कम से कम। अगर कपड़ा नहीं भी है आपके पास सिलने के लिए, आपको लग रहा है कि 3-4 दिन बाद आएगा मेरा कपड़ा कुछ कटिंग स्टिचिंग के लिए, तो पेपर घर में है, उस पे गोलाई करो। जो भी फालतू की चीज़ें पड़ी हैं, बस अपनी कलाकारी दिखाना शुरू कर दो। प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, इससे भी काम की फिनिशिंग आती है। और मैंने एक चीज़ और, जैसे मेरे पास ओवरलॉक के कपड़े आते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कि ढेर सारा मार्जिन होता है, और जब बाजू जोड़ी होती है ना, तो क्या करते हैं वो, एक जब से बाजू को हम सूट में जोड़ रहे हैं या ब्लाउज़ में जोड़ रहे हैं, तो एक कपड़ा तो कम दबाया होगा सिलाई में और एक ज़्यादा दबाया होगा। और आपको पता है ओवरलॉक जब हम करते हैं ना, उसका जो फुट है वो बहुत चौड़ा होता है, उसमें छोटा कपड़ा आता ही नहीं है। उसमें 2 कपड़े बराबर होंगे तो ही ओवरलॉक हो पाएगा, अदरवाइज़ हो ही नहीं पाएगा। अब मुझे पता है क्या करना पड़ता है, मैं उधेड़ के सिलने तो बैठूंगी नहीं दूसरों के कपड़ों को, तो मुझे थोड़ा सा कट करना पड़ता है एक्स्ट्रा, फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा दबा के ओवरलॉक करना पड़ता है। तो कई बार मुझे उन लोगों को भी समझाना पड़ता है कि भाई आप ठीक से सिलाई किया करो, ताकि हम ओवरलॉक करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो छोटे बड़े कपड़े पे आप ओवरलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उसका फुट काफ़ी चौड़ा होता है, उसमें कपड़ा दबने लायक होगा तभी तो। और कुछ लोग पैंट लेकर आते हैं मेरे पास, उसमें ओवरलॉक करो तो उसमें बिल्कुल ही कपड़ा नहीं दबाया होता है। तो मतलब अगर आपने कपड़ा सिलाई में नहीं दबाया और हमने ओवरलॉक में ज़्यादा दबा दिया, तो सिलाई ओवरलॉक की दिखेगी वाइट वाइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, काम में फिनिशिंग आपकी होनी चाहिए, तभी जाके सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। आपको बस किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। किसी की वीडियो देखकर आप परेशान ना हो कि मैं इतने सारे सिल नहीं पा रही हूँ, ये तो इतने सारे सिल पा रहे हैं। हो सकता है कि वो एक्सपर्ट हो गए हैं सिलाई के काम में, डेली उनका वही काम है, और वो काम शायद नहीं करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे बारे में पूछते हैं बहुत सारे लोग कि आप कितने कपड़े सिल लेते हो, तो देखिए मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। कभी मैं जीरो सिलती हूँ, कभी मैं हाफ़ सिलती हूँ, कभी मैं फुल सिल देती हूँ, कभी मैं कुछ नहीं सिलती हूँ, कभी मैं बहुत सारे सिल देती हूँ। ये मेरी उस पे डिपेंड करता है कि मेरी मर्ज़ी क्या है। मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, मैं किसी के प्रेशर में काम नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में बिजनेस को चुना है, नौकरी को नहीं, क्योंकि नौकरी में दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है, और बिजनेस में अपनी मर्ज़ी से चलना पड़ता है। तो यही मेरा एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि मेरे पास ना ढेर सारे काम है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने आज इतने सिले उतने सिले, क्योंकि मैं यूट्यूब भी संभाल रही हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल संभालना इतना ईजी नहीं है, वो भी इतनी डिटेल की वीडियो देना नॉट ईजी। और ना ही मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ, ब्लॉग में भी इतना कठिन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कठिन होता है लर्निंग। ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है ना, ये डिटेल में सिखाई जाती है। अगर हम आपको डिटेल में नहीं सिखाएंगे, नहीं समझाएंगे, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो इतने सारे सोशल मीडिया को संभालना, इवन मैं हर सोशल मीडिया संभाल भी नहीं पा रही हूँ। दूसरा सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ, मेरा कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं। हर एक चीज़ मैं खुद संभाल रही हूँ, तो सिलाई मैं ढेर सारी कैसे कर सकती हूँ। जैसे और लोग बोलते हैं कि भाई हमने 10-15 सिल लिए, मैं सिर्फ एक काम के लिए हूँ ही नहीं, मैं 10 काम के लिए हूँ। और लोग अगर आपको कह भी रहे हैं ना, तो वो आपको इतना डिटेल में सिलाई नहीं सिखा रहे हैं, बस वो लेक्चर दे रहे हैं फिजूल के, जो आपके किसी काम के नहीं है। अगर आपको कोई कुछ सिखा नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूट्यूब पे आया, आपके फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है।
पर मेरे दोनों चैनल पे आप देखोगे ना, काम की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैंने खाली ब्लॉगिंग शेयर कर दी, लेकिन कुछ मुझे कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आपने ब्लॉगिंग शेयर नहीं की, तब मैं जाके शेयर करती हूँ। उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट मैं बोलना चाहती हूँ, ताकि आपको अ, कुछ अपनी नॉलेज बांट सकूं आपके साथ। अदरवाइज़ मैं फिजूल की वीडियो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। इसी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, दोनों चैनल पे काम करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ऊपर से कस्टमर का परमानेंट काम, फिर आप सबके लिए वीडियो शूट करना। आपको पता है कि मैं 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक काम करती हूँ रात के, जब से मैं ये दोनों चैनल पे काम कर रही हूँ। एक चैनल संभालना भी भारी पड़ता है, और मैं 2 चैनल अकेले खुद कर रही हूँ। ये सब तो चलो मेरी बातें हैं, इनको छोड़ते हैं। बात आती है वहीं पे कि काम में सफाई कैसे लाएं। तो देखिए, जब भी आप एक ब्लाउज़ मान लो एग्जाम्पल के लिए सिल रहे हो, तो आप ये ना सोचें कि ब्लाउज़ काटना है और सिलना है, शाम तक हटाना है। नहीं, आप उसे फिनिशिंग के साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। एक ब्लाउज़ में देखा जाए तो आपकी ड्राफ्टिंग अलग चीज़ है, कपड़ा फोल्ड करने का तरीका अलग चीज़ है, और फिर उसके बाद आपने ड्राफ्टिंग की, शोल्डर आर्मोल के निशान लगाए, गोलाई की, और आपने उसमें डाट डालना सीखा। फिर उसकी कटिंग की, फिर बैक पार्ट में हमने कैसे कटिंग करनी है, छोटा बड़ा रखना है कि नहीं रखना है। फिर उसके बाद स्लीव्स के लिए कपड़ा कैसे फ़ोल्ड करना है, स्लीव्स की गोलाई कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है। सोचो, अब ये कटिंग में आपने 10-15 चीज़ें मैंने गिनवा दी, तो ये इतनी सारी चीज़ों पे आप फोकस करोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, काम में फिनिशिंग क्या होती है। अगर आपने ये सोच लिया आज काटना है और आज ही सिलना है, बस ये 2 ही चीज़ें सीखी फिर आपने। और जो मैंने अभी ढेर सारी बताई वो आपने नहीं सीखी। और बात करते हैं सिलने में, तो सिलाई की चीज़ों में आप उससे जैसे अस्तर वाला है तो अस्तर जोड़ना कैसे है, डाट कैसे डालने हैं ब्लाउज़ में, फिर उसकी हुकाई पट्टी कैसे लगानी है, नेक पट्टी कैसे लगानी है, फिर फिटिंग कैसे करनी है, तुरपाई पट्टी कैसे लगेगी, स्लीव्स पे अस्तर लगा के स्लीव को कैसे जोड़ना है, फाइनल लुक कैसे क्रिएट करना है। इतनी सारी चीज़ें हो गई स्टिचिंग में, हुई ना। तो ये इतने दिन में आप बनाओ, ताकि आप एक एक चीज़ बारीकी से सीख सको। और जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो स्पीड का तो आप भूल ही जाओ, आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे, तो स्पीड तो अपने आप चलती रहेगी। स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, आपको काम पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, ये डिज़ाइन बनता है बुकरम पे, लेकिन मेरा खुद का सूट है, तो मैंने बुकरम की बचत करते हुए कपड़े पे ही बना डाला। तो फिर भी मुझे इसमें दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक आप बारीकी से काम नहीं करोगे ना, नहीं करोगे सोच समझ के, तब तक काम में फिनिशिंग किसी कीमत पर नहीं आने वाली है। फिर आप चाहें किसी भी जगह जाके सीख लो, वो भी यही कहेंगे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे प्रैक्टिस, हम तो रोज़ एक ब्लाउज़ बनाते हैं। आपको रोज़ नहीं बनाना है, आपको आधा ही बनाना है। एक ब्लाउज़ आप 5 दिन में बनाओ, मैं तो कह रही हूँ 6 दिन में बनाओ। अगर आप सीख रहे हो, सफाई चाहते हो काम में, तो 10 दिन में बनाओ। क्यों? क्योंकि आप उसमें बारीकी से हर चीज़ सीखोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और फिर बाद में चाहे एक दिन में आप 10 ब्लाउज़ बनाना, क्योंकि फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना। जैसे हम अपने घर की सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं, तो आंख बंद करके चढ़ जाते हैं और उतर जाते हैं, लेकिन वहीं हम किसी और के घर पर जाएंगे तो हमें सोच समझ के उतरना और चढ़ना पड़ता है, जब तक हम उस सीढ़ियों को समझ नहीं लेते, पहचान नहीं लेते। तो मेरा ये कहना है कि आप आराम से काम करें, किसी से कोई कंपटीशन ना करें, बस आप करते रहिए। और अगर आप बिगिनर हैं, शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं, तो सेकंड चैनल पर सिलाई का कोर्स चल रहा है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, विज़िट कीजिए और पहली क्लास से सीखना शुरू कीजिए। तो आपने देखा ये कितनी बारीकी से इस कुर्ती को मैंने कंप्लीट कर दिया, और इसे पहनने के बाद जो इसका लुक आया था वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है। स्लीव्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, थोड़ी सी लूज़ है, मैं बाद में इसे टाइट करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रही है स्लीव। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी कि चेस्ट के अकॉर्डिंग आपका शोल्डर कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि शोल्डर कितना लें, कैसे लें, नापना नहीं आता है। तो मैं एक चार्ट वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर कितना होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शोल्डर का नाप लेने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सूट और ब्लाउज खराब हो जाते हैं और आप परेशान हो जाते हो।